दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनेंगे वो कोई जासूसी या थ्रिलर कहानी नहीं है। असल में काफ़ी टाइम से काफ़ी लोगों की फरमाइश आ रही थी कि मैं जासूसी के अलावा और तरह की कहानियां भी कवर करूं, और इसीलिए काफ़ी खोजबीन करके मैंने ये एक बड़ी ही मज़ेदार सी कहानी ढूंढ कर निकाली है, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। हिंदी साहित्य की बहुत ही मशहूर लेखिका हैं वो। इनकी जो ये कहानी आज आप सुनने वाले हैं, ये इंसान के मन की छोटी छोटी भावनाओं को बड़े ही सटीक और मज़ेदार रूप से दिखाती है। इसमें ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है, और सबसे बड़ी बात कि एक मज़ेदार सी कहानी को सुनने के बाद एंड में जो एक उससे भी ज़्यादा मज़ेदार ट्विस्ट आता है, वो भी इस कहानी में मौजूद है। तो कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए इसे एंड तक ज़रूर सुनें। और अब आपका और ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए जल्दी से शुरू करती हूँ आज की कहानी, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी जी, और कहानी का नाम है सयानी बुआ। हर किसी के ऊपर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। उनके यहाँ सारा काम इतनी व्यवस्था से होता है जैसे सब लोग बस मशीनें हों जो एक कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किए चली जा रही हों। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता, उसके बाद चाय दूध होता, फिर अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना होता। भाई साहब भी उस टाइम अखबार और ऑफिस की फाइलें वगैरह देखा करते। 9 बजते ही नहाना शुरू होता, और जो कपड़े बुआ जी ने निकाल दिए वही सबको पहनने होते। उसके बाद कायदे से आकर मेज़ पर बैठना और फिर खाना खाकर काम पर जाना। अब सयानी बुआ का नाम असल में ही सयानी था या उनके सयानेपन को देखकर लोग उनको सयानी कहने लगे थे, ये बात तो मैं आज तक भी नहीं जानती। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जिसने भी उनका ये नाम रखा वो नामकरण विद्या का बहुत ही बड़ा पारखी ज़रूर रहा होगा। अपने बचपन के टाइम से ही वो समय की जितनी पाबंद थीं, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी होशियार थीं, और व्यवस्था की जितनी कायल थीं, उसे देखकर हैरान हो जाना पड़ता था। मैंने सुना है कि जो पेंसिल वो एक बार खरीदती थीं, वो जब तक इतनी छोटी ना हो जाती कि उनकी पकड़ में भी ना आए, तब तक वो उससे काम लेती रहती थी। क्या मजाल कि वो कभी खो जाए या बार बार नोक टूट कर टाइम से पहले ही खत्म हो जाए। जो रबर उन्होंने 4th क्लास में खरीदा था, उसे 9वीं क्लास में जाकर ख़त्म किया था। उनकी उम्र के साथ साथ ही उनकी ये ज़रूरत से ज़्यादा चतुराई भी बड़ी होती गई, और फिर बुआ जी के जीवन में वो इतनी ज़्यादा घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात को पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखा करते थे, जिसे सुनकर हम सब लोग खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वो अपने ससुराल में ही रहा करें भाई, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित आदमियों का तो जीना ही हराम हो जाएगा। और फिर एक दिन जब उन सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा गया, तो ज़रा कल्पना कीजिए कि मेरे इस नादान दिल पर क्या क्या बीती होगी। मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है भैया। लेकिन पिताजी मेरी पढ़ाई के बारे में इतने ज़्यादा सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांटकर, प्यार दुलार से, मतलब सारे के सारे हथियार चलाकर मुझे आखिरकार राज़ी कर ही लिया। और सच कहूँ तो राज़ी क्या कर लिया, यूँ समझिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर कर लिया। भगवान का नाम जपते जपते मैंने घर से विदा ली और बुआ जी के यहाँ पहुँच गई। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़े ही प्रेम से मेरा स्वागत किया। लेकिन बचपन से ही उनकी शोहरत सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मेरे दिल पर छाया हुआ था, उसमें उनका वो प्यार कहाँ गायब होकर रह गया मैं जान ही नहीं पाई। हाँ, बुआ जी के पति, जिनको हम भाई साहब कहते थे, वो बड़े ही अच्छे स्वभाव के आदमी थे, और सबसे अच्छा कोई मुझे घर में लगा तो वो थी उनकी 5 साल की बेटी अन्नू। बुआ जी के घर के इस नीरस और यंत्र चालित से प्रोग्राम में अपने आप को फिट करने में मुझे कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी और अपने आप को कितना काटना छांटना पड़ा, ये बस या तो मैं जानती हूँ या फिर मेरा भगवान। सबसे ज़्यादा तरस मुझे अन्नू के ऊपर आता था। वो इस नन्ही सी उम्र में ही जैसे बुढ़ा गई थी। ना कोई बच्चों जैसा उल्लास, ना कोई चहचहाहट। एक अनजाने से डर से वो हर टाइम घिरी रहती, और उसके साथ ही घर के उस माहौल में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी जैसे मारी गई। वैसे तो बुआ जी की गृहस्थी को जब 15 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके घर का सारा सामान देखकर ऐसा लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा गया हो। गृहस्थी जमाते टाइम जो कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे, वो आज तक भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे
जबकि रोज उनका इस्तेमाल होता था। वो सारे बर्तन खुद खड़ी होकर साफ करवाती थीं। क्या मजाल कि कोई एक चीज भी तोड़ दे। एक बार एक छोटे से नौकर ने एक सुराही तोड़ दी थी, कुछ 1-2 आने की रही होगी, लेकिन उस छोटे से लड़के को इस कसूर के ऊपर उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से पीट डाला था। उनको तोड़ फोड़ से सख्त नफरत थी। ये बात उनकी बर्दाश्त से एकदम बाहर हो जाती थी और उनको अपनी इस आदत पर बड़ा ही गर्व भी था। वो अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि अगर वो इस घर में ना आती तो ना जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। उनकी ये बात सुनकर मैं मन ही मन कहती कि और चाहे जो भी हाल होता बुआ जी, लेकिन हम सब लोग मिट्टी के पुतले ना होकर कम से कम इंसान तो जरूर बने होते। खैर ये सब तो रोज की बात थी। अब हुआ ये कि बुआ जी का इतना ज्यादा ध्यान रखने और खाने पीने पर इतना कंट्रोल रखने के बावजूद एक दिन अन्नू को तेज बुखार आ गया। तरह तरह के उपचार कराते पूरा महीना बीत गया, लेकिन बुखार नहीं उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं था। अन्नू भी एकदम पीली पड़ गई थी। उसे देखकर मुझे लगता जैसे उसके शरीर में बुखार के कीटाणु नहीं, बल्कि बुआ जी के डर के कीटाणु दौड़ रहे हैं, जो उसे धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे हैं। वो उनसे पीड़ित होकर भी डर के मारे कुछ कह भी नहीं सकती थी, बस सूखती जा रही थी। आखिरकार डॉक्टरों ने कई तरह के टेस्ट करवाने के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना ज्यादा उसे खुश रखा जा सके रखा जाए। सब कुछ उसके मन के हिसाब से होना चाहिए, यही उसका सही इलाज होगा। लेकिन सच पूछिए तो बेचारी बच्ची का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने अब एक विकट समस्या आ खड़ी हुई थी। बुआ जी के रहते ये संभव ही नहीं था, क्योंकि उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा तो चल ही नहीं सकती थी ना। तो भाई साहब ने शायद ये सारी बातें डॉक्टर को बताईं। इसीलिए डॉक्टर ने कह दिया कि माँ का बच्ची के साथ रहना ठीक नहीं होगा, उसे बिना माँ के ही पहाड़ पर जाना चाहिए, तभी वो ठीक हो पाएगी। अब जब बुआ जी ने यह बात सुनी तो बड़े हाथ पैर पटके, बड़ी आनाकानी की, लेकिन बच्ची की हालत को देखते हुए डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने की हिम्मत वो नहीं कर सकी। सो मन मारकर उन्हें घर पर ही रह जाना पड़ा। फिर क्या था, जोर शोर से अन्नू के पहाड़ जाने की तैयारी शुरू हो गई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोज़ों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की। हर चीज़ रखते समय वो भाई साहब को सख्त हिदायत करती रहीं कि एक भी चीज़ खोनी नहीं चाहिए। वो कहती, देखो जी, ये फ्रॉक खो मत देना, मैंने इसकी 7 रुपये सिलाई दी है, और ये जो प्याले हैं इनको तोड़ मत देना, वरना 50 रुपये का सेट बिगड़ जाएगा मेरा। और हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम गिलास को एकदम बेकार समझते हो, उसकी परवाह ही नहीं करोगे, लेकिन बता देती हूँ ये 15 साल से मेरे पास है और इस पर कहीं खरोंच तक नहीं है। अगर तोड़ दिया ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ लो। सारी चीज़ों की हिदायतें कई बार देने के बाद अब बारी आई अन्नू की। वो किस दिन किस टाइम क्या खाएगी उसका मेन्यू बना दिया गया। कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, ये सब कुछ भी निश्चित कर दिया गया। ये सब देखकर मैं मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे भी बुआ जी ने इनको ऐसे बांध दिया है कि बेचारे अपनी इच्छा के हिसाब से क्या खाक कर पाएंगे। जब बुआ जी अपनी सारी बातें कह चुकी तो थोड़े से रुआंसे स्वर में बोली, और हाँ, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। पता नहीं तुम लोग मेरे बिना कैसे रह पाओगे, मेरा तो मन ही नहीं मान रहा, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। और हाँ, बिना भूले हर रोज़ एक चिट्ठी डालना, भूल मत जाना। आखिरकार वो पल भी आ पहुंचा जब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया और फिर रोई भी। उनका ये रोना मेरे लिए एक नई और अजीब बात थी। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि उनकी उस भयंकर कठोरता में कहीं न कहीं कोमलता भी छिपी हुई है। जब तक तांगा नजर आता रहा वो दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रहीं। उसके बाद कुछ घंटे निर्जीव सी होकर पड़ी रहीं, लेकिन दूसरे ही दिन से घर फिर से वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र हर रोज आता था जिसमें अन्नू की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी हर रोज एक पत्र लिखती थीं जिनमें अपनी उन सारी हिदायतों को लिखित रूप से एक बार फिर से दोहरा दिया करती थीं। पत्रों की तारीख में अंतर जरूर रहता था, लेकिन बात हर एक में वही रहती थी। कई बार मेरे मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हैं आखिर? भाई साहब को ये लिख दीजिए कि एक पत्र को गत्ते पर चिपका कर पलंग के सामने लटका लें और रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करें, बस आपको रोज मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब मन की बातें थीं। ऊपर से मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि बुआ जी को ये बात कह सकूं। करीब 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया।
दूसरे दिन भी नहीं आया। अब बुआ जी बड़ी ही चिंतित हो उठी। उस दिन उनका किसी भी काम में मन नहीं लगा। घर का कसा कसाया इंतजाम कुछ ढीला ढाला सा मालूम होने लगा। इसी तरह से तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार ही नहीं रहा। रात को वो मेरे कमरे में आकर सोईं, लेकिन सारी रात बुरे सपने देखती रहीं और बार बार रोती रहीं। ऐसा लग रहा था मानो सालों से जमा हुआ उनका नारीत्व पिघल पड़ा था और अपने पूरे वेग के साथ बह रहा था। वो बार बार मुझसे कहती रहीं कि उन्होंने सपने में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू उनके साथ में नहीं है और उनकी आंखें भी लाल हैं। और इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ती। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, लेकिन वो तो कुछ भी जैसे सुन ही नहीं रही थीं। मेरा मन भी कुछ तो अन्नू के ख्याल से और कुछ बुआ जी की ये हालत देखकर बड़ा ही दुखी हो रहा था। चौथे दिन सुबह नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी ही बेचैनी से कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगीं। मैं भी सांसें रोककर बुआ जी के मुंह की तरफ देख रही थी कि अचानक पत्र को फेंककर सिर पीटते हुए बुआ जी चिल्लाकर रो पड़ी। मैं धक्क से रह गई। आगे कुछ सोचने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरी आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू सचमुच ही इस संसार में नहीं है? ये सब कैसे हो गया? मैंने हिम्मत करके भाई साहब का पत्र उठाया। उसमें लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस तरह तुम्हें ये पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें ये दुखद समाचार सुनाऊं। लेकिन फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्य के साथ सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहसपूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। ये संसार एकदम नश्वर है। जो बना है वो एक न एक दिन मिटेगा ही। शायद इसी बात को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा गया है कि संसार की माया से मोह रखना दुख का कारण है। तुम्हारी इतनी हिदायतों और अपनी सारी सावधानियों के बावजूद मैं उसे बचा नहीं सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ, ये सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। आंसुओं से भरी आंखों के कारण आगे के शब्दों का रूप और ज़्यादा से ज़्यादा अस्पष्ट होता जा रहा था और चिट्ठी को पढ़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी जिंदगी में ये पहला अवसर था जब मैं इस तरह किसी की मौत का समाचार पढ़ रही थी। शब्दों को पार करती हुई मेरी आंखें जल्दी जल्दी पत्र के आखिरी हिस्से पर जा पड़ीं। लिखा था, धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले उस सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए हैं। अन्नू अच्छी है, जल्दी ही हम लोग यहाँ से रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि सी खड़ी रही, समझ ही नहीं पाई कि ये क्या से क्या हो गया। ये मेरे लिए दूसरा सदमा था। जैसे ही मुझे सब कुछ समझ में आया, मैं ज़ोर से हंस पड़ी। फिर किस तरह से मैंने बुआ जी को सच्चाई से अवगत कराया, वो सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी। लेकिन असलियत जानकर बुआ जी भी रोते रोते ज़ोर से हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह से पीटने वाली बुआ जी 50 रुपए वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी जोर जोर से हंस रही थी। दिल खोल कर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और ये भी कि ये बदलाव आपको कैसा लगा। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।